हाल के वर्षों में मिलिट्री शो पूरी तरह बदल गया है। AI, ड्रोन स्वॉर्म, अंडर वाटर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी नई तकनीकों ने हालात बदल दिए हैं और वे क्षमताएं व खतरे लाई हैं जिन्हें कुछ दशक पहले साइंस फिक्शन समझा जाता था। दुनिया की सेनाओं के सामने अब सवाल साफ है, खुद को ढालो वरना खत्म हो जाओ, और स्वीडन ने खुद को जल्दी ढाल लिया है। हाल ही में इसका प्रदर्शन शानदार रहा है। पिछले वर्षों में स्वीडन ने अपने ड्रोन स्वॉर्म बनाए। JAS-39 ग्रिपेन E फाइटर जेट्स में AI शामिल करने वाले पहले देशों में से एक बन गया और लोकी के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम्स का नया मॉड्यूलर तरीका शुरू किया है। ये कुछ उदाहरण हैं। अब स्वीडन एक बार फिर से खेल के नियम बदलने जा रहा है, इस बार पानी के नीचे। तो तैयार हो जाइए दुनिया की पहली 5वीं पीढ़ी की पनडुब्बी के लिए, ब्लेरकिंस का क्लास या A-26। यह नवोन्मेषी पनडुब्बी ऐसे फीचर्स से लैस है जो इसे बाल्टिक सागर और आगे की अगली पीढ़ी की जंग के लिए उपयुक्त बनाते हैं, और इस समय रूस इसे रोकने में असमर्थ नजर आता है। ये है A-26 के बारे में जरूरी जानकारी, और ये आर्कटिक क्षेत्र और उससे आगे भी शक्ति संतुलन को नाटकीय रूप से कैसे बदल सकता है। ये जानकर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि A-26 के पीछे जो कंपनी है वह स्वीडिश दिग्गज साब है। इसकी उत्पाद श्रृंखला में लोकी, ग्रिपेन E, ग्लोबल आई, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, कार्ल गुस्ताव M4 रिकॉइललेस राइफल और NLAW एंटी टैंक मिसाइल हैं। साब की विभिन्न क्षेत्रों में लगातार विश्व स्तरीय हथियार प्रणालियां देने की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। कंपनी की पिछली पनडुब्बी परियोजनाएं भी कमाल की रही हैं। गोटलैंड क्लास या A-19 पनडुब्बियां 1990 के दशक में बनी थी, लेकिन अपग्रेडेड मॉडल्स ने अपनी क्षमता साबित की है। 2005 में अभ्यास के दौरान इसने USS रोनाल्ड रीगन को कई बार डुबो दिया, जबकि कैरियर को उसकी मौजूदगी का पता भी नहीं चला। समय समय पर अपग्रेड्स के कारण ये आज भी बेहतरीन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में गिनी जाती हैं। सटीक रूप से कहे तो स्वीडन की 3 गोटलैंड क्लास पनडुब्बियां HSWMS गोटलैंड, उपलैंड और हारलैंड वास्तव में खुद साब द्वारा डिजाइन नहीं की गई थी। इन्हें माल्मो स्थित कोकम्स AB ने मूल रूप से डिजाइन और निर्मित किया था, जो तब स्वतंत्र कंपनी थी। 2014 में साब ने कोकम्स खरीदा और शिपयार्ड का नाम साब कोकम्स कर दिया। तब से साब पनडुब्बियों की सेवा, रख रखाव और तीनों जहाजों के लिए मिडलाइफ अपग्रेड प्रोग्राम सहित बड़े अपग्रेड के लिए जिम्मेदार रहा है, जो 2010 के दशक के अंत से 2020 के दशक तक चला। तो इसका नए A-26 से क्या संबंध है? दरअसल हाल ही में अपग्रेड की गई A-19 पनडुब्बियों को कथित तौर पर कई नए सिस्टम मिले हैं जो A-26 में भी दिखाई देते हैं। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि साब ने कोकम्स को सबसे पहले इसलिए खरीदा था क्योंकि इसका मुख्य कारण A-26 प्रोग्राम था। कॉक होम्स ने 2000 के दशक के मध्य में A-26 के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की शुरुआत की, जो स्वीडन की पनडुब्बी बेड़े के आधुनिकीकरण का हिस्सा था। 2014 में FMV ने वाजिब वजह से इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया। देखिए, कॉक होम्स पहले जर्मन स्वामित्व में था। 1999 में हुबाइट्सवर्क के डॉइचे वेर्फ्ट में और फिर टाइसन ग्रुप पे मरीन सिस्टम्स TKMS में शामिल हुआ। स्वीडन का मुख्य पनडुब्बी निर्माता अब जर्मन नियंत्रित कंपनी बन गया था। स्वीडिश सरकार को स्वाभाविक रूप से इस बात से बड़ी समस्या थी कि उसकी मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा संपत्ति यानी उसका प्रमुख पनडुब्बी निर्माता विदेशी स्वामित्व में चला गया था। स्थिति और गंभीर हो गई, जिसका नतीजा अनुबंध रद्द होने के रूप में निकला। विकास रुक गया और करोड़ों क्रोना की लागत वाला अधूरा ढांचा अधर में लटका रह गया। गतिरोध तोड़ने के लिए साब AB ने 2014 में टाइसन ग्रुप से TKM साब खरीदा, नाम बदलकर साब कोकुम्स रखा और कार्ल स्क्रोनर शिपयार्ड व उसके 900 कर्मचारियों पर फिर से नियंत्रण पाया। सरकार की संतुष्टि के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं दूर होते ही परियोजना का काम फिर से तेजी से शुरू हो गया। जून 2015 में FMV ने साब कोकुम्स को 2 A-26 के लिए नया अनुबंध दिया, जिसकी कीमत 7.6 अरब स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग $820 मिलियन थी। परियोजना फिर से पटरी पर आकर तेजी से बढ़ रही थी। पहली A-26, जिसे HSWMS ब्लेयर कीनिया नाम दिया गया, की कील
जून 2022 के अंत में कार्लस्क्रोना शिपयार्ड में रखी गई थी और दूसरी पनडुब्बी HSWMS स्को ने समानांतर उत्पादन में थी। नतीजतन इस समय एक विशाल और बेहद जटिल निर्माण कार्य चल रहा है। A26 को 5 हिस्सों में बनाया गया है और इसमें 140 सिस्टम्स हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इन सिस्टम्स के लिए 6 लाख अलग अलग पुर्जों, 62 मील की केबल और 10,000 अनोखी पाइप्स और कंड्यूट्स की जरूरत होती है। साब ने इस प्रक्रिया में मॉडल बेस्ड डेफिनिशन, डिजिटल ट्विन्स, थ्रेड्स और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल्स जैसी अत्याधुनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाएं अपनाए हैं। फिर भी मालिकाना हक को लेकर विवाद, कोविड-19 लॉकडाउन जैसी सप्लाई चेन में रुकावटें और सप्लाई चेन का विशाल आकार, इन सब का असर पड़ा है। अक्टूबर 2025 के हालिया खरीद अनुबंध आवंटन के अनुसार दोनों जहाजों की डिलीवरी फिर से देर हो गई है। जहाजों के 2024 और 2025 में सेवा के लिए तैयार होने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये केवल 2027 और 2028 में ही आने की संभावना है। कुल लागत भी लगभग दोगुनी हो गई है, जो लगभग $1.51 बिलियन से बढ़कर $2.7 बिलियन हो गई है। अब इस तरह का उत्पादन और बजट से अधिक खर्च होना बहुत आम है और आमतौर पर यह अच्छा नहीं माना जाता। देरी से होने वाली डिलीवरी तैनाती की रणनीति और समय सारणी को प्रभावित करती है और बड़े पैमाने पर लागत बढ़ना राजनीतिक रूप से कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन A26 के मामले में देरी कई मायनों में एक छुपा हुआ वरदान साबित हुई है। हाल के वर्षों में युद्ध तकनीक इतनी तेज बदली है कि वैश्विक सैन्य निर्माता तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहे हैं। जहाजों और विमानों में लगाई जाने वाली प्रणालियां कई बार स्थापित होने से पहले ही पुरानी हो जाती हैं। इसका मतलब या तो परियोजना रद्द करके अब तक लगी लागत को डूबा हुआ मानना है या फिर से डिजाइन कर देरी और खर्च बढ़ाना। अगर A26 को समय पर डिलीवर किया जाता तो इसकी कई आकर्षक विशेषताएं शायद नहीं मिलती। अब साब के पास शुरुआत से ही अत्याधुनिक, भविष्य के लिए उपयुक्त फीचर्स को शामिल करने का मौका है और A26 में ठीक ऐसे ही फीचर्स भरे हुए हैं जो इसे एक संभावित अजेय ताकत बनाते हैं और आने वाले समय में भी इसे ऐसा ही बनाए रखेंगे। हर मायने में यह एक 5वीं पीढ़ी की पनडुब्बी है। आखिर 5वीं पीढ़ी की पनडुब्बी क्या है और A26 को दुनिया की पहली ऐसी पनडुब्बी क्यों कहा जाता है? 5वीं पीढ़ी की पनडुब्बी को उसकी क्षमता से परिभाषित किया जाता है कि वह नाटो के MDO फ्रेमवर्क में निर्बाध एकीकृत हो सके और पारंपरिक पानी के नीचे युद्ध से आगे समुद्र, वायु व सूचना क्षेत्रों में प्रभावी हो। पिछली पनडुब्बी पीढ़ियां सिर्फ छुपने और मारक क्षमता पर केंद्रित थीं। 5वीं पीढ़ी की पनडुब्बियां अधिक बहुप्रकारी है, जो संतुलित मल्टी डोमेन सिग्नेचर्स, तेज डेटा प्रोसेसिंग के लिए उन्नत AI, समुद्र तल युद्ध, मानव रहित पानी के नीचे चलने वाले वाहन यानी UUV और विशेष बलों की तैनाती पर जोर देती हैं। जैसा कि हम देखेंगे, A26 में ये सभी क्षमताएं भरपूर हैं और इसमें छुपने व मारक क्षमता भी शानदार है। अब 5वीं पीढ़ी की पनडुब्बी डिजाइन में मॉड्यूलैरिटी भी महत्वपूर्ण है। मॉड्यूलर पेलोड बेस विभिन्न भूमिकाओं जैसे इंटेलिजेंस, निगरानी, टोही यानी ISR, स्ट्राइक और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तेज पुनः कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा देते हैं। अगर आपको निगरानी मिशन से माइन बिछाने के ऑपरेशन में बदलना है तो माइन बिछाने वाले मॉड्यूल को अलग करें और उसकी जगह माइन लेयर को लगा दे। A26 का ढांचा, इसकी खासियत मॉड्यूलैरिटी के साथ बनाया जा रहा है। जैसा बताया गया था, 5 हिस्से एक साथ बन रहे हैं जिनमें सिर्फ स्टर्न कोन सेक्शन का वजन करीब 80 टन है। इन सभी को तैयार कर लेगो टुकड़ों की तरह जोड़कर पूरा ढांचा बनाया जाएगा। इस मॉड्यूलर निर्माण का मतलब है कि A26 को विभिन्न भूमिकाओं के लिए तेजी से फिर से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जैसे कि मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल या UUV, लॉन्च और रिकवरी सिस्टम को समर्पित मल्टी मिशन पोर्टल्स के जरिए जोड़ना। मॉड्यूलर डिजाइन पोत के निर्यात को बढ़ाता है और निर्माता को विभिन्न नौसेनाओं की जरूरतों के अनुसार फीचर्स जोड़ने या हटाने की सुविधा देता है। यह देश को ऐसी तकनीकों पर रोक लगाने की अनुमति देता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हों, जो स्वीडन के लिए A26 के इतिहास को देखते हुए सही कदम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, A26 आत्मविश्वास से
5वीं पीढ़ी की पनडुब्बी की सभी शर्तों पर खरी उतरती है और यह पहली ऐसी पनडुब्बी है। ये स्टेल्थ, सहन शक्ति और मॉड्यूलर लचीलापन को ऐसे जोड़ती है जो डीजल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म्स की पारंपरिक सोच को चुनौती देती है और रूसियों को डराती है। इसका डिजाइन इस बात का शानदार उदाहरण है कि कैसे उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियां परमाणु चालित जहाजों के मुकाबले कम लागत में बेहद सक्षम विकल्प प्रदान कर सकती है, जो कई क्षेत्रों और मिशन परिदृश्यों में परिचालन लचीलापन देती हैं, वो भी लागत के एक हिस्से में। मल्टी डोमेन सिस्टम के रूप में डिजाइन की गई A-26 खुफिया एकत्र करने, मानव रहित सिस्टम तैनात करने, विशेष अभियानों को समर्थन और समुद्र के नीचे बुनियादी ढांचे की निगरानी में सक्षम है। ये सब करने के बावजूद ये लंबे समय तक पानी में छुपी रहती है और इसे ढूंढना मुश्किल होता है। वास्तव में A-26 की सबसे खास बात इसका मल्टी डोमेन सिग्नेचर मैनेजमेंट है, जिसे ध्वनिक, चुंबकीय, रडार, विद्युत, इंफ्रारेड और दृश्य दमन तकनीकों के माध्यम से हासिल किया गया है। नाटो के MDO ढांचे में अपनी भूमिका के तहत A-26 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और संचार प्रणालियों से लेस है, जो डेटा इकट्ठा कर, उसका वर्गीकरण कर और उसे सहयोगी कमांड नेटवर्क्स तक प्रभावी ढंग से भेज सकती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक समर्थन क्षमताएं निष्क्रिय सिग्नल इंटरसेप्शन और वर्गीकरण में सक्षम हैं, जिससे दुश्मन की संचार व्यवस्था, रडार उत्सर्जन और गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। यह समुद्र तल पर रखे वैक्यूम क्लीनर की तरह है, जो समुद्र की सतह पर और पानी के नीचे रूस की हर गतिविधि की जानकारी लेता है। बिल्कुल, एक पानी के नीचे चलने वाले पोत होने के नाते इसका मुख्य प्राथमिक डिटेक्शन सोनार के जरिए होता है और इस मामले में A-26 बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। सोनार सिस्टम में एटलस इलेक्ट्रॉनिक बो और फ्लैंक एरे, HF इंटरसेप्टर सोनार एरे, कॉन्सबर्ग SA 9510, S माइन अवॉइडेंस सोनार और पेरिस्कोप व सतह की निगरानी के लिए सफरान सीरीज 30 ऑप्ट्रॉनिक मस्तूल शामिल है। ये पैसिव और एक्टिव सोनार एलिमेंट्स लो टू मिड फ्रीक्वेंसी बैंड्स में काम करते हैं और बाल्टिक सागर के तटीय वातावरण में संवेदनशीलता को प्राथमिकता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स ESM सिस्टम्स A-26 की ध्वनिक पहचान बढ़ाते हैं, रडार और संचार संकेतों की निगरानी कर पनडुब्बी को एमिटर की जियो लोकेशन व खतरों को पैसिव रूप से वर्गीकृत करने की सुविधा देते हैं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, पनडुब्बी के एक्टिव और पैसिव डिटेक्शन उपकरणों की विशाल श्रृंखला लगातार बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करती है, जिसे जितना जल्दी और कुशलता से संभव हो प्रोसेस करना जरूरी होता है। साब ने प्रक्रिया तेज करने के लिए AI का उपयोग किया। कंपनी के अनुसार A-26 की AI आधारित डेटा प्रोसेसिंग वायु, भूमि, साइबर और अंतरिक्ष संसाधनों के साथ तेज समन्वय कर स्वीडिश नौसेना के अंडर वाटर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मदद करती है। इसमें दुश्मन की संचार कड़ियों का शोषण और राष्ट्रीय समुद्र तल के बुनियादी ढांचे, खासकर अंडरसी केबल्स व पाइपलाइनों की सुरक्षा शामिल है। सभी सिग्नल और डेटा का प्रबंधन कर सही प्रतिक्रिया चुनना आसान नहीं, पर A-26 इसके लिए पूरी तरह सक्षम है। इसका नाम LV कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस यानी C41 का समन्वय 9 सैनिक प्लेटफॉर्मों और मिशन प्रकारों में करता है, जिससे निर्णय लेने की गति और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। NOLV सोनार एरे और ऑप्ट्रॉनिक सेंसर से इनपुट जोड़ता है, जिससे ऑपरेटरों को एकीकृत सामरिक चित्र मिलता है और वे खतरों की तेजी से पहचान व प्रतिक्रिया कर सकते हैं। NOLV में रडार ESM और कम्युनिकेशन ESM सिस्टम दोनों से रियल टाइम डेटा कोरिलेशन के लिए उन्नत प्रोसेसिंग शामिल है। A-26 बिना सक्रिय ट्रांसमिशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्सर्जन का बेहतर पता लगा सकता है, जिससे उसकी स्टेल्थ बनी रहती है। सैन्य विश्लेषण और हथियारों की प्रस्तुतियों का आनंद ले, यही हम हर हफ्ते द मिलिट्री शो में दिखाते हैं। YouTube पर सैन्य विश्लेषण देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अब जिन तकनीकों के बारे में हमने अभी चर्चा की है वे गेम चेंजर है, खासकर उस क्षेत्र में जहां A-26 मुख्य रूप से काम करने के लिए बनाई गई है, कम से कम स्वीडिश नौसेना की सेवा में यानी बाल्टिक सागर में। A-26 का सुव्यवस्थित ढांचा उच्च स्टेल्थ अभियानों के लिए अनुकूलित है, खासकर तटीय क्षेत्रों में और विशेष रूप से बाल्टिक के संकरे और उथले पानी में। ये एक ऐसा समुद्र है जो अपनी तरह की अनूठी चुनौतियां पेश करता है,
सर्दियों में यहाँ बर्फ जम जाती है और इसका समुद्री तल बहुत जटिल है, जिससे सोनार का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह एक बड़ा तटीय युद्ध क्षेत्र है जिसमें उथला पानी और जटिल तटरेखा है, जो परमाणु पनडुब्बियों के लिए अनुपयुक्त है, लेकिन A-26 के लिए नहीं। A-26 का प्रेशर हल उन्नत उच्च शक्ति स्टील से बना है, जो संचालन, गहराई पर मजबूती और न्यूनतम ध्वनिक संकेत देता है। यह बाहरी टैंकों से भी मुक्त है, जिससे इसकी पहचान और भी कम हो जाती है, और इसे झटकों के प्रतिरोध के लिए मजबूत किया गया है, जिससे यह बाल्टिक सागर जैसे भारी बारूदी सुरंग वाले क्षेत्रों में भी संचालन कर सकता है। लगभग 217 फीट की लंबाई, 22.14 फीट की चौड़ाई, 19.68 फीट का ड्राफ्ट और सतह पर लगभग 1925 टन तथा पानी के नीचे 2100 टन विस्थापन के साथ ये सीमित गहराई वाले इलाकों जैसे बाल्टिक सागर के तटीय क्षेत्रों में नेविगेशन के लिए उपयुक्त है। नेविगेशन को इसके एक्सोडर्स्टन कॉन्फ़िगरेशन द्वारा और भी बेहतर बनाया गया है, जिसमें 4 स्वतंत्र रूप से नियंत्रित सतहें होती हैं, जो कम गति पर बेहतरीन संचालन क्षमता और सतह पर आने या अशांत परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करती हैं। यह डिजाइन बाल्टिक जैसे द्वीप समूह वाले क्षेत्रों में संचालन बेहतर करता है, जल गतिकीय दक्षता बनाए रखते हुए। दबाव प्रतिरोधी हल और एक्साइडर कॉन्फ़िगरेशन का संयोजन A-26 को एक और शक्तिशाली क्षमता भी देता है, खासकर समुद्र तल युद्ध के संदर्भ में। ये समुद्र तल पर टिककर पानी के नीचे केबलों की सुरक्षा, संकरे मार्गों की निगरानी और समुद्री संचार लाइनों का नियंत्रण कर सकता है। रूसियों को शायद पता भी न चले कि वह वहां है। A-26 की स्टेल्थ क्षमताओं के कारण साब ने अपनी स्टेल्थ प्रणाली का नाम घोस्ट रखा है, जो जेन्युइन होलिस्टिक स्टेल्थ का संक्षिप्त रूप है। साब की ये उन्नत स्टेल्थ तकनीक पोत के ध्वनिक, चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय संकेतों को न्यूनतम रखने के लिए बनाई गई है। इस तकनीक के कई घटक हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है A-26 की इंजन कॉन्फ़िगरेशन। A-26 एक हाइब्रिड डीजल इलेक्ट्रिक और स्टर्लिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम का उपयोग करता है। डीजल इलेक्ट्रिक सेटअप में सतह या स्नॉर्कलिंग के समय बैटरियां रिचार्ज करने के लिए 3 डीजल इंजन होते हैं। इस तरह बैटरियों को रिचार्ज करने का मतलब है कि A-26 उच्च गति पर चुपचाप पानी के नीचे संचालन के लिए बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का उपयोग कर सकता है। AIP घटक में 3 कॉखम स्टर्लिंग इंजन शामिल हैं। प्रत्येक इंजन लगभग 75 किलोवाट यांत्रिक शक्ति देता है, जिसे बिजली में बदला जाता है, जिससे कुल AIP आउटपुट लगभग 225 किलोवाट हो जाता है। और इंजन के इसी AIP घटक में जादू छुपा है। साब की स्टर्लिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP प्रणाली A-26 को कई हफ्तों तक सतह पर आए बिना पानी के नीचे संचालन की अनुमति देती है। गैर परमाणु पनडुब्बी के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले इतनी सहन शक्ति सिर्फ परमाणु चालित पनडुब्बियों में ही थी। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां आमतौर पर कुछ ही दिनों तक पानी के नीचे रह सकती है। उसके बाद उन्हें अपने इंजनों के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। स्टर्लिंग AIP सिस्टम संग्रहित तरल ऑक्सीजन और डीजल ईंधन से बंद चक्र में बाहरी दहन के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे कंपन और शोर कम होता है। फ्यूल सेल जैसी अन्य AIP तकनीकों की तुलना में यह किफ़ायती, रख रखाव में आसान और मॉड्यूलर रेट्रोफिटिंग के लिए उपयुक्त है। ये कैसे काम करता है, ये उस खास स्वीडिश व्यवहारिकता और नवाचार के मेल का बेहतरीन उदाहरण है। स्टर्लिंग AIP का बंद चक्र बाह्य दहन इंजन टैंक में संग्रहित तरल ऑक्सीजन से डीजल जलाता है। दहन से गर्मी इंजन के अंदर हीलियम जैसी निष्क्रिय गैस को गर्म कर फैलाती है, जिससे पिस्टन चलता है। फिर पिस्टन जनरेटर घुमाते हैं, जो पनडुब्बी की मोटर चलाने या बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली बनाता है। गर्म गैस को संपीड़ित करने से पहले समुद्री जल से ठंडा किया जाता है, जिससे चक्र पूरा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा प्रक्रिया तब होती है जब पनडुब्बी पानी के नीचे होती है और इसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यह अद्भुत प्रणाली A-26 और गॉटलैंड क्लास पनडुब्बियों को, जो इसका उपयोग करती है, 4 प्रमुख लाभ देती है। पहला लाभ है कि पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। गॉटलैंड क्लास पनडुब्बी बिना स्नॉर्कलिंग 5 नॉट्स की रफ्तार से 14 दिन तक पानी में रह सकती है, जिससे करीब 1700
समुद्री मील तय हो सकते हैं। A26 में किए गए बदलावों के कारण पनडुब्बी के और भी लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की उम्मीद है। बताया गया है कि यह पनडुब्बी 45 दिन पानी के नीचे रह सकती है, जिसमें 18 दिन AIP पर और अधिकतम गति 12.4 मील प्रति घंटा है। दूसरा फायदा है बेहतरीन स्टेल्थ क्षमता और खामोशी। स्टर्लिंग इंजन लगभग पूरी तरह शांत और कंपन रहित होता है, क्योंकि इसमें दहन लगातार होता है और चलने वाले हिस्सों से बाहर होता है। इससे पनडुब्बी का ध्वनिक हस्ताक्षर बहुत कम हो जाता है, जिससे उसे बाल्टिक सागर के उथले अव्यवस्थित पानी में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। AIP का तीसरा लाभ है पकड़े जाने की संभावना कम होना। स्नॉर्कलिंग में पनडुब्बी का मस्तूल बाहर आकर शोर और रडार सिग्नेचर बनाता है। स्नॉर्कलिंग खत्म होने से पनडुब्बी छुपी रहती है और रडार, सोनार या दिखने से पकड़े जाने का खतरा काफी कम हो जाता है। चौथा, स्टर्लिंग AIP अन्य AIP तकनीकों जैसे फ्यूल सेल या न्यूक्लियर पावर की तुलना में बनाना और मेंटेन करना ज्यादा किफायती है। ये न्यूक्लियर प्रोपल्शन जैसी जटिलता और खर्च के बिना उच्च प्रदर्शन विकल्प देता है। सच कहे तो फ्यूल सेल जैसे अन्य AIP सिस्टम शांत हो सकते हैं, लेकिन स्टर्लिंग इंजन की लंबी अवधि, बेहद खामोशी और विश्वसनीयता इसे पहली 5वीं पीढ़ी की पनडुब्बी के लिए आदर्श बनाते हैं। A26 की रहस्यमयी विशेषताएं सिर्फ इंजन तक सीमित नहीं हैं। इसका सुव्यवस्थित टीयर ड्रॉप आकार शोर और अशांति को भी कम करता है। बाहरी ढांचे पर लगी एंडेकॉय कोटिंग्स पानी के नीचे संचालन के दौरान सक्रिय सोनार की तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं। रबर युक्त माउंट्स और बैफल्स मशीनरी को घेर कर कंपन को दबाव वाले ढांचे तक पहुंचने से रोकते हैं। इन सब के मिलाकर गैर परमाणु पनडुब्बियों में सबसे शांत सेल्फ नॉइज स्तर मिलता है। सतह पर होने पर भी A26 उल्लेखनीय गुप्तता बनाए रखती है। पारंपरिक ढांचे में छेद रडार क्रॉस सेक्शन और रिसाव बिंदु बढ़ाते हैं। इस समस्या से बचाव के लिए A26 गैरभेदी ऑप्ट्रॉनिक मास्क का उपयोग करती है, जिसमें पेरिस्कोप व खोज कार्य हेतु इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं, जो उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम से एकीकृत है। ये मास्क A26 को उथले पानी या पेरिस्कोप गहराई पर स्टिल्थ बनाए रखने देता है, बिना दृश्य या विद्युत चुंबकीय पहचान के लिए संवेदनशील उभार उजागर किए। सबसे अहम यह है कि यह सेटअप नेटो के नेटवर्क केंद्रित सिद्धांतों के अनुसार है, क्योंकि यह मित्र देशों की वायु व समुद्री इकाइयों के साथ सेंसर आधारित खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सुरक्षित डेटा लिंक देता है। बिल्कुल, A26 को केवल खतरों की पहचान ही नहीं, बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए भी बनाया गया था। मुख्य आक्रामक हथियार 4 533 मिमी टारपीडो ट्यूब हैं, जो भारी टॉर्पीड 62 या 63 टॉर्पीडो को पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध भूमिकाओं में लॉन्च कर सकते हैं। TP-62 पंप जेट चालित हथियार है, जिसकी रेंज 25 मील से अधिक और 286.6 पाउंड का वारहेड है। यह सतह जहाजों व पनडुब्बियों के खिलाफ बहुप्रकारी लक्ष्य साध सकता है। ये ट्यूब्स नौसैनिक बारूदी सुरंगों की तैनाती और क्षेत्र निषेध अभियानों में मदद करती हैं। इसके अलावा इसमें 2 400 मिमी ट्यूब है, जो हल्के टॉर्पीड 47 या साब लाइट वेट टॉर्पीडो SLWT लॉन्च करने में इस्तेमाल होते हैं। ये लेआउट करीब 20 हथियारों जैसे टॉर्पीडो और बारूदी सुरंगों की क्षमता रखता है। इन्हें मॉड्यूलर रूप में रखा जाता है ताकि मिशन पेलोड का बेहतर उपयोग हो सके। अगला मॉड्यूल जो इसी क्रम में है, शायद सबसे रोमांचक है। टॉर्पीडो ट्यूब्स के साथ साथ एक 6.5 बाय 1.6 फीट का मल्टी मिशन पोर्टल है, जो एक लचीले लॉकआउट चैम्बर के रूप में काम करता है। ये खास तौर पर UUV तैनाती या 8 तक स्पेशल फोर्स डाइवर्स को उनके उपकरणों सहित भेजने के लिए डिजाइन है। A26 को 25 तक के दल के लिए डिजाइन किया गया है। जरूरत पर 35 तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें डाइवर्स और अन्य विशेष बल शामिल है। मल्टी मिशन पोर्टल का मतलब है कि A26 सिर्फ टॉर्पीडो और माइंस ही नहीं दाग सकता, ये गुप्त रूप से मरीन या समुद्र तल अभियानों के लिए मल्टीपर्पस UUV तैनात कर सकता है, वो भी सबमरीन की स्टेल्थ प्रोफाइल बनाए रखते हुए। अब A26 अकेली ऐसी सबमरीन नहीं है जो पानी में UUV और स्पेशल फोर्सेस तैनात करने की क्षमता देती है। US नेवी की वर्जीनिया क्लास सबमरीन का पेलोड मॉड्यूल भी लगभग यही काम करता है, और जर्मन टाइप 212
और 214 के साथ साथ जापानी सोडोर्यू क्लास भी तकनीकी रूप से यूयूवी या डाइवर्स जैसे स्पेशलाइज्ड पेलोड ले जाने में सक्षम है। लेकिन इन सबमरीन के विपरीत A-26 का मल्टी मिशन पोर्टल डिजाइन का एक केंद्रीय कॉन्फ़िगर किया जा सकने वाला हिस्सा है, कोई अतिरिक्त जोड़ी गई क्षमता नहीं, और यह पहली सबमरीन है जिसमें 5वीं पीढ़ी की यह क्षमता है। मॉड्यूलर हल आर्किटेक्चर भविष्य में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के एकीकरण को सपोर्ट करता है, जिसमें भूमि पर हमला या एंटी शिप टॉमहॉक वेरिएंट्स जैसे हथियारों के लिए 18 तक सेल्स प्रस्तावित है। ये मॉड्यूल A-26 को तकनीकी विकास के साथ हाइपरसोनिक या लंबी रेंज के खतरों के लिए अनुकूल होने देता है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझना आसान है कि A-26 को पनडुब्बी तकनीक में अगली पीढ़ी क्यों माना जाता है। सबसे अहम है कि स्टेल्थ, लंबे समय तक पानी के नीचे रहने, मिशन विविधता और मॉड्यूलर विस्तार का मेल बाल्टिक सागर में हालात बदल देगा, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं आएगा। अब रूस के सामने पहले से जर्जर नौसैनिक अभियानों के लिए एक नया असममित खतरा है। शुरुआत में उन्हें A-26 को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी होगी। बाल्टिक सागर का उथला खारा पानी और जटिल ध्वनिक माहौल ऐसे अंधे क्षेत्र बनाता है जो A-26 जैसी छोटी बेहद शांत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के पक्ष में जाते हैं। जहाज की घोष तकनीक माहौल का फायदा उठाकर पनडुब्बी को रूसी पहचान से कम दूरी पर ओझल कर सकती है। अगर आप उसे ढूंढ नहीं सकते तो मार भी नहीं सकते। A-26 का स्टर्लिंग AIP इंजन इसे समुद्र तल पर कई दिनों तक छुपे रहने देता है, जिससे इसे ढूंढना बेहद मुश्किल और ये लगातार छुपा खतरा बन जाती है। पुतिन को शायद पता हो कि वो कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ है, क्या कर रही है या कब तक रहेगी। सबसे बुरी बात यह है कि ये पुतिन के लिए सिर्फ एक स्वीडन तक सीमित समस्या नहीं है, ये एक नाटो की समस्या है। A-26 समुद्र तल पर चुपचाप पड़ी रहकर TP-62 लॉन्च के सही मौके का इंतजार कर सकती है और सतह पर मौजूद रूसी फ्रिगेट्स व कॉर्वेट्स को निशाना बना सकती है। ये गोताखोरों या UUVs को तैनात कर सकती है ताकि रूसी लोगों की नाक के नीचे ही उनके महत्वपूर्ण समुद्री पाइपलाइनों और संचार केबलों को नुकसान पहुंचाया जा सके, या फिर ये वहां एक शांत प्रहरी की तरह चुपचाप पड़ी रह सकती है, रूसी गतिविधियों के बारे में डेटा इकट्ठा कर सकती है और उसे नाटो को भेज सकती है बिना रूसी लोगों को इसकी भनक लगे। वास्तव में थोड़ी सी संख्या में भी A-26 रूसी आक्रमण के खिलाफ एक शक्तिशाली रोकथाम के रूप में काम करती है, क्योंकि अचानक हमले का तत्व उन्हें रूसी बेड़े पर असामान्य रूप से भारी नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता है। तो पुतिन को संभवतः बाल्टिक में A-26 का मुकाबला करने के लिए पनडुब्बी रोधी उपायों में महत्वपूर्ण संसाधन लगाने पड़ेंगे। ये उस देश के लिए बड़ा सिरदर्द है जिसकी सेना और बजट पहले ही यूक्रेन में दबाव में है, खासकर बाल्टिक की कठिन समुद्री परिस्थितियों में। तानाशाह को थोड़ा सा ही सही पर कुछ सालों का दिलासा है, जब तक ये डरावना सपना सच नहीं हो जाता। उसकी तेज विकास दर को देखकर कौन जानता है तब तक A-26 के मॉड्यूलर डिजाइन में कौन सी नई डरावनी क्षमताएं जुड़ जाएंगी। हम इस पर नजर रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए। और इस बीच उस दूसरे आधुनिक स्वीडिश मॉड्यूलर सैन्य इंजीनियरिंग के कमाल लोकी एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में ये वीडियो जरूर देखें, जिसका जिक्र पहले किया गया था। देखने के लिए धन्यवाद।